लेकिन आज एक और ऐतिहासिक भूल को याद करने का दिन है। इसलिए अब हम एक और ऐतिहासिक भूल के बारे में आज आपसे बात करेंगे, क्योंकि आज और कल 2 दिन बहुत खास हैं और मैं जानता हूं आप में से ज्यादातर लोग इसे भूल चुके होंगे। ना तो आज और कल किसी बहुत बड़े फिल्म स्टार का जन्मदिन है, ना किसी क्रिकेटर का जन्मदिन है, ना कोई पैदा हुआ था इनमें से, ना कोई किसी की मृत्यु हुई थी। लेकिन 25 जून को भारत में लोकतंत्र की मृत्यु हुई थी। 25 जून 1975 को भारत में इमरजेंसी लगी थी, जिसे आप हिंदी में आपातकाल कहते हैं। आज से हम इमरजेंसी पर एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं आपके लिए, जिसमें हम आपको बताएंगे कि उस समय कैसे लोकतंत्र की हत्या की गई और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए ऐसी कोई तरकीब नहीं छोड़ी जिससे भले ही देश का कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन नेहरू गांधी खानदान हमेशा सत्ता में बने रहना चाहिए, यह उनकी मंशा थी। जज पर दबाव डालने से लेकर न्यायपालिका को लालच देने तक, सीआईडी के दुरुपयोग से लेकर जेपी की पटना से दिल्ली की फ्लाइट रद्द कराने तक, मीडिया और फिल्म जगत के दमन से लेकर कांग्रेस के अंदरूनी लोकतंत्र को खत्म करने तक, इंदिरा गांधी ने सत्ता में बने रहने के लिए ऐसा कोई तरीका नहीं छोड़ा। यह भारत के लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था और सबसे काला अध्याय भी था। आप में से ज्यादातर लोग इसे भूल चुके होंगे, इसलिए आज हम अपनी सीरीज के पहले भाग में आपको इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का रिवीजन कराएंगे, क्योंकि देश के हर नागरिक को अपने इतिहास के बारे में जरूर पता होना चाहिए और खास तौर पर जब इतिहास में काला अध्याय आया हो उसके बारे में तो आपको जरूर पता होना चाहिए, नहीं तो इस तरह की चीजें बार बार आपके सामने आती रहेंगी। आज हम आपको इस सीरीज के पहले भाग में यह बताएंगे कि भारत में इमरजेंसी कैसे लगी थी, उस समय हालात क्या थे और कैसे इंदिरा गांधी ने नेहरू गांधी खानदान की विरासत को बचाने के लिए संवैधानिक व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। लोगों के सारे अधिकार छीन लिए गए थे और इस पर आज हमने बहुत रिसर्च की है, बहुत किताबों को पढ़ा है और आपको उतनी किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका जो सार है वो हम आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात आज जो हमने पढ़ी है वो है जयप्रकाश नारायण की ये मेरी जेल डायरी। उनकी जेल डायरी है ये, जिसमें उन्होंने सब कुछ अपने अनुभवों के आधार पर लिखा है। खुद जयप्रकाश नारायण ने उनकी जेल डायरी आज मैं लेकर आया हूं और ये काफी लंबी चौड़ी है। इसको हमने पढ़ा है और इसके आधार पर हम 2 दिन आपको बताएंगे कि उस समय क्या हुआ था। बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो कि आपको पता भी नहीं होंगी और रिपोर्ट भी नहीं हुई है। इसके अलावा हमने और बहुत सारी किताबें इसके बारे में पढ़ी हैं। आज़ादी के बाद का भारत, बिपिन चंद्र, मृदुला मुखर्जी और आदित्य मुखर्जी की किताब, इसका हमने आज सहारा लिया है। इंडियाज फर्स्ट डिक्टेटरशिप, द इमरजेंसी 1975 to 77, इस किताब का आज हमने सहारा लिया है, इसलिए इनके लेखकों को हम पहले ही धन्यवाद दे देते हैं। जेपी मूवमेंट, इमरजेंसी एंड इंडिया सेकेंड फ्रीडम, इस किताब का भी हमने आज सहारा लिया है। और द केस दैट शुक इंडिया, यह किताब है, प्रशांत भूषण की किताब है, इसका भी आज हमने सहारा यहां पर लिया है। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं ये सारी किताबों के जरिए कि इनमें क्या लिखा है और आपको क्या जानना चाहिए। इमरजेंसी की पृष्ठभूमि सबसे पहले आप समझिए, उसमें सबसे अहम है वर्ष 1971 का लोकसभा चुनाव। उस समय आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब देश में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं हुए थे। इससे पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव हमेशा साथ साथ हुआ करते थे और आपने देखा होगा आजकल भी ये एक बहस चल रही है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होने चाहिए, उसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन ये वो वर्ष था और इससे पहले एक साथ होते भी थे, लेकिन ये वो वर्ष था 1971 का जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं हुए थे। और इस परंपरा को तोड़ा था इंदिरा गांधी ने, क्योंकि इंदिरा गांधी की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति ने 27 दिसंबर 1970 को लोकसभा को भंग कर दिया था और अगले वर्ष मार्च 1971 में आम चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। इंदिरा गांधी ने लोकसभा को इसलिए भंग करवाया क्योंकि उन्हें यह पता था कि अगर राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ हुए तो नतीजे उनके पक्ष में नहीं आएंगे। वो इस बात को समझ चुकी थी क्योंकि उनकी लोकप्रियता लगातार
कम होती जा रही थी। और जैसा कि 1967 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हुआ था, उस समय पहली बार उत्तर भारत के राज्यों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा था और क्षेत्रीय दल हावी हो रहे थे लगातार। कांग्रेस पार्टी का जो वर्चस्व है क्षेत्रीय राजनीति में और राज्यों में, वो लगातार कमजोर हो रहा था और इंदिरा गांधी इसे लेकर काफी डरी हुई थी और वो जानती थी कि अगर विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हुए तो वो चुनाव हार जाएंगी, कम से कम विधानसभा चुनाव में तो उन्हें हार हाथ लगेगी। और इसी को देखते हुए इंदिरा गांधी ने यह तरकीब अपनाई, रणनीति बनाई और यह तय किया कि लोकसभा चुनाव अलग कराएंगे और विधानसभा चुनाव अलग कराएंगे। और सबसे अहम बात यह कि वो अपनी इस रणनीति में पूरी तरह से कामयाब रही। उस समय वर्ष 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की पार्टी, जिसे कांग्रेस आर उस समय कहते थे, 518 में से 352 सीटें वो जीती और इंदिरा गांधी को प्रचंड बहुमत मिला। खुद इंदिरा गांधी भी उस समय रायबरेली से चुनाव जीती थी, जहां से उनके विरोधी दलों ने उनके खिलाफ राजनारायण को संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया था। यानी इंदिरा गांधी वर्सेस ऑल ये मुकाबला था और बाकी विपक्षी दलों ने एक साथ अपना संयुक्त उम्मीदवार उनके खिलाफ लड़ाया, जिनका नाम था राजनारायण। इंदिरा गांधी के लिए यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि जो पार्टियां इंदिरा गांधी के खिलाफ बने गठबंधन का हिस्सा नहीं थीं, उन्होंने भी रायबरेली सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा करने से इनकार कर दिया था, ताकि सीधी टक्कर हो सके राजनारायण और इंदिरा गांधी के बीच में। और तमाम पार्टियों ने, जितनी भी विरोधी पार्टियां थीं, उन्होंने मिलकर राजनारायण को समर्थन दिया। लेकिन राजनारायण बहुत बड़े अंतर से हार गए और फिर इस सीट के नतीजे देश को इमरजेंसी की तरफ ले गए। इसलिए इमरजेंसी का एक बहुत बड़ा जो कारण था वो था इंदिरा गांधी की यहां इस सीट से जीतना और राजनारायण का यहां से हारना। अब इस कहानी में आपको आगे पता चलेगा कि राजनारायण का हारना कैसे कारण बना इमरजेंसी का। उस समय इंदिरा गांधी रायबरेली की सीट से, ये वही रायबरेली की सीट है जहां से अब सोनिया गांधी चुनाव लड़ती हैं, परंपरागत सीट मानी जाती है कांग्रेस की। तब रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी 1,10,000 वोटों से जीती थी और ये वोट राजनारायण को मिले कुल 71,000 वोटों से कहीं ज्यादा थे। उन्हें सिर्फ 71,000 वोट मिले। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने इस सीट पर जो चुनाव जीता है वो धोखाधड़ी और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जीता है। और यह मामला इसके बाद उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया। राजनारायण हाईकोर्ट पहुंच गए अपनी शिकायत लेकर। उन्होंने इंदिरा गांधी की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। उस समय राजनारायण ने अदालत में इंदिरा गांधी पर 8 गंभीर आरोप लगाए थे। आप देखिएगा, पहला आरोप था चुनाव में सरकारी अफसर यशपाल कपूर की मदद लेना और उन्हें अपना इलेक्शन एजेंट बनाना, क्योंकि यशपाल कपूर इंदिरा गांधी के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त किए गए थे। ऐसे में वो इलेक्शन एजेंट नहीं बन सकते थे, यह गैर कानूनी काम था। दूसरा आरोप था स्वामी अद्वैतानंद को 50,000 रुपए रिश्वत देकर उन्हें रायबरेली से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में खड़ा करना। आजकल इसे डमी कैंडिडेट कहा जाता है और आजकल की राजनीति में यह कॉमन प्रैक्टिस है, यानी ऐसा उम्मीदवार जो वोट काटने का काम करेगा। और इंदिरा गांधी ने इस तरकीब का इस्तेमाल आज से 50 साल पहले ही कर लिया था। आप सोचिए कि तब इंदिरा गांधी ने क्या जबरदस्त दूरदर्शिता इंदिरा गांधी ने तब दिखाई थी। तीसरा आरोप था चुनाव में थल सेना और वायु सेना की मदद लेना। चौथा आरोप था रायबरेली के उस समय के डीएम, एसपी और दूसरे पुलिस अधिकारियों से चुनाव प्रचार में मदद लेना और अपनी रैलियों के मंच बनवाना, यानी उन्होंने पूरे सरकारी तंत्र को अपने चुनाव प्रचार में लगा लिया। पांचवा आरोप था वोटिंग से पहले लोगों को रिश्वत के तौर पर शराब, कंबल और दूसरी चीजें बांटी गई। सोचिए, आज हम ये बात करते हैं कि चुनाव से पहले लोगों को पैसा बांटा जाता है, शराब बांटी जाती है, कंबल इत्यादि चीजें बांटी जाती हैं, लेकिन आज कोई इसका बुरा भी नहीं मानता। लेकिन उस समय, आज से 50 साल पहले ही इंदिरा गांधी ने इन सब की शुरुआत की थी। तो चुनाव में इस तरह का जो भ्रष्टाचार आया, ये इस चुनाव से आया था। छठा आरोप था गाय और बछड़े के चुनाव चिन्ह पर लड़कर हिंदू वोटरों को प्रभावित करना। तब इंदिरा गांधी गाय और बछड़े के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही थी। सातवां आरोप था
चुनाव वाले दिन लोगों को उनके घरों से मतदान केंद्र पर लाने का काम किया गया और यह काम कांग्रेस के लोगों ने किया। और 8वां आरोप था चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के लिए तय की गई राशि से ज्यादा पैसा खर्च करना। उस समय एक उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार में सिर्फ 35,000 रुपए ही खर्च कर सकता था, लेकिन इंदिरा गांधी ने इससे कहीं ज्यादा पैसा खर्च किया। ये सारी वो बातें हैं जो आप आजकल चुनावों के दौरान सुनते रहते हैं और आपको लगता होगा कि ये अभी कुछ वर्षों से शुरू हुआ होगा और पहले ऐसा नहीं होता होगा, जबकि पहले भी ऐसा होता था। और इंदिरा गांधी ने इन चीजों की, इन परंपराओं की शुरुआत 50 साल पहले ही कर दी थी। वो 50 साल पहले ही इतनी बड़ी चुनावी वैज्ञानिक बन गई थी कि वो जानती थी कैसे चुनाव जीतना है। अपने खिलाफ लहर चल रही हो तो भी कैसे चुनाव जीतना है। आज रिसर्च के दौरान हमें एक और बात पता चली, वो ये कि राजनारायण अपनी याचिका में एक और आरोप जोड़ना चाहते थे, जिसमें उनका दावा था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में केमिकल वाले बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया है। लेकिन अपने वकील शांति भूषण की सलाह पर उन्होंने याचिका में इस बात को नहीं डाला। हालांकि कोर्ट की सुनवाई के दौरान यह बात उठी और अदालत ने इस पर संज्ञान भी लिया था। अब इन सारे आरोपों का एक लाइन में सार यह था कि इंदिरा गांधी 1971 का चुनाव धोखाधड़ी करके जीती थी और उन्होंने एक नहीं कई तरह के कानूनों को तोड़ा और उन्होंने द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का उल्लंघन किया। यह वही कानून है जो इंदिरा गांधी के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में देश की संसद में पास कराया था। यानी उनके पिता ने जो कानून बनाया था, उस कानून की इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए धज्जियां उड़ा दी। यह मामला 24 अप्रैल, अब तिथियां आप याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1971 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा, लेकिन इस पर फैसला 12 जून 1975 को आया। यानी इमरजेंसी लगने से सिर्फ 13 दिन पहले यह फैसला आया। 1975 में यह फैसला आया, 4 साल और कुछ महीने के बाद। एक और बात, जब तक कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया, तब तक इंदिरा गांधी की सरकार अपने 4 वर्ष और 3 महीने का समय पहले ही पूरा कर चुकी थी और 1976 में फिर से लोकसभा चुनाव होने थे। लेकिन तब किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि यह चुनाव उस साल हो ही नहीं पाएंगे। और आपको यह भी बता दूं कि ये जब जो सब चल रहा था, इसके बाद हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और उसके बाद ही बांग्लादेश का निर्माण भी हुआ था। आज हमने 12 जून 1975 को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए जजमेंट को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें इस जजमेंट की कॉपी नहीं मिली। जबकि हैरानी की बात यह है कि इस फैसले के 12 दिन बाद 24 जून को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी सार्वजनिक रूप से सबके लिए उपलब्ध है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप ढूंढ लीजिए। और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं जो ये बताती हैं कि इमरजेंसी के कई वर्षों के बाद इस जजमेंट को पब्लिक डोमेन से गायब कर दिया गया था। यानी जिस फैसले ने इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई किया था, दोषी ठहराया था, उस फैसले को पब्लिक डोमेन से गायब कर दिया गया, इसलिए वो फैसला मिलता ही नहीं किसी को। लेकिन अदालत ने अपने फैसले में जो बातें कही वो हम आपको जरूर बता सकते हैं आज। देखिए अदालत ने उस समय क्या कहा। हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को 2 बातों के लिए दोषी ठहराया। पहला आधार था चुनाव के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना, इसके लिए वो दोषी ठहराई गई। और दूसरा आधार था एक सरकारी अफसर की चुनाव में मदद लेना और उसे अपना इलेक्शन एजेंट बनाना। ये दोनों आरोप इंदिरा गांधी पर सिद्ध हो गए और ये उन्हें डिस्क्वालीफाई करने के लिए काफी थे। हाईकोर्ट ने तब 1971 के रायबरेली के लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया और यह भी कहा कि इंदिरा गांधी अगले 6 वर्ष तक किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रह सकती। यानी हाईकोर्ट के फैसले के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी रह सकती, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनी रही और इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। दरअसल हाईकोर्ट ने 12 जून को अपना फैसला सुनाते हुए इस फैसले पर साथ 20 दिन के लिए स्टे भी लगा दिया और कहा कि इन 20 दिनों में कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद के लिए अपने नेता का चुनाव कर सकती है, वो बदल सकती है अपना नेता। अगर हाईकोर्ट ने अपने ही फैसले पर स्टे नहीं लगाया होता तो शायद 12 जून को ही इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना पड़ता और भारत में तब वो इमरजेंसी नहीं लगा पाती शायद। लेकिन इस स्टे ने, जो 20 दिन का स्टे मिला, उन्हें बचा लिया और 20 दिन पूरे होने से पहले ही उन्होंने भारत में इमरजेंसी लगा दी, क्योंकि इन 20 दिनों में उन्होंने अपनी पूरी रणनीति बना ली थी अपने पुत्र संजय गांधी के साथ मिलकर। हालांकि यह समझना जरूरी है कि इंदिरा गांधी ने कैसे इस फैसले को भी रोकने की कोशिश की थी।
इस बात को हम प्रशांत भूषण द्वारा लिखी गई इस किताब से समझाएंगे, जिसका शीर्षक है द केस दैट शुक इंडिया। इस किताब में लिखा है कि जब मई के महीने में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, सोचिए मई के महीने में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, तब इलाहाबाद से उस समय के कांग्रेस सांसद ने इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा के घर जाकर उनसे मिलने की कई बार कोशिश की। यह इस किताब में लिखा हुआ है। As soon as the court closed, he started receiving daily visits from a Congress MP from Allahabad, which annoyed him immensely. अब सोचिए कि कांग्रेस के जो सांसद हैं वो हर रोज जज के घर जाकर बैठ जाते थे। He requested the person not to visit him. जज ने कहा कि मेरे घर मत आइए, और when he persisted, the judge had to ask his neighbor, Justice Parikh, to request the MP to stop bothering him. When even this did not succeed, he decided to disappear. He disappeared inside his house, not showing his face even in his own veranda. All visitors calling on him were told that he had gone to Ujjain, where his brother used to live. तो आप सोचिए उस जज पर कितना दबाव होगा कि उस जज ने सार्वजनिक रूप से बाहर निकलना बंद कर दिया और अपने पड़ोसियों को भी यह बता दिया कि जो भी बाहर से मिलने आए उनसे कहिए कि मैं अपने घर पर हूं ही नहीं। वो अपने घर के बाहर भी बैठते नहीं थे कि कहीं कोई उन्हें देख ना ले और फिर उनसे जबरदस्ती मिलने की कोशिश ना करे। यानी 28 मई से लेकर 7 जून तक वो जो जज थे उन्होंने सार्वजनिक जीवन एकदम अपना समाप्त कर दिया। अपने करीबी दोस्तों से भी वो नहीं मिले क्योंकि उनके ऊपर इतना दबाव था, और दबाव यह था कि वो अपने इस फैसले को बदल लें। उस समय खुद शांति भूषण ने एक बार कहा था कि जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा को फैसला सुनाने से पहले कई तरह के प्रलोभन दिए गए और उनसे कहा गया कि उन्हें हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भी प्रमोट किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि उस समय के इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही एक जज ये प्रस्ताव लेकर जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा से मिले थे और उनसे कहा था कि उन्हें ये खबर प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले उनके एक रिश्तेदार ने दी है। सोचिए, एक जज दूसरे जज के सामने यह प्रस्ताव लेकर गया, प्रलोभन का प्रस्ताव। उस समय की स्थिति यह थी। तो प्रशांत भूषण खुद अपनी इस किताब में लिखते हैं कि इस फैसले से कुछ दिन पहले जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी फोन किया और इस फैसले को जुलाई महीने तक टाल देने के लिए कहा। और इस किताब में लिखा है कि इसी फोन कॉल के बाद जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून को ही अपना फैसला सुनाने की घोषणा कर दी। उन्होंने यह तय किया कि वो तुरंत अब अपना फैसला सुना लेंगे क्योंकि अब इसे और ज्यादा दिन तक होल्ड करना मुमकिन नहीं है। हालांकि उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। फिर इसमें लिखा है कि 11 जून की रात को सीआईडी के कुछ अधिकारी जस्टिस सिन्हा के पर्सनल सेक्रेटरी मुन्ना लाई के घर पहुंच गए और उन पर इस फैसले की प्रति को लीक करने का दबाव बनाया गया। यानी इंदिरा गांधी चाहती थी कि उन्हें फैसला एक रात पहले ही पता चल जाए ताकि वो इसे रोक सकें। हालांकि मुन्ना लाई ने इसे लीक नहीं किया और इंदिरा गांधी को इस बारे में पता नहीं चल सका। ये इस किताब में लिखा हुआ है। अब मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं। कहा जाता है कि इस फैसले को रुकवाने के लिए तब इंदिरा गांधी ने हेमवती नंदन बहुगुणा की भी मदद ली, जो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जब राज्य के मुख्यमंत्री होते हुए भी हेमवती नंदन बहुगुणा इस फैसले को लीक नहीं करवा सके और इस फैसले को रोक नहीं सके, तो इंदिरा गांधी उनसे बहुत नाराज हो गईं और इंदिरा गांधी उनसे कहती थी कि आप कैसे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए आप इस जज को मैनेज नहीं कर पाए। यहां आज हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जस्टिस सिन्हा ने फैसला सुनाने के लिए 12 जून का दिन इसलिए भी चुना था क्योंकि इससे एक दिन पहले गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने वाली थी और जस्टिस सिन्हा नहीं चाहते थे कि इस फैसले का असर चुनावों पर पड़े। उस समय इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी गुजरात के चुनावों में हार गई थी और इस हार का कारण थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई उस समय गुजरात में नव निर्माण आंदोलन चला रहे थे और यह आंदोलन यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्रों ने खड़ा किया था और यह आंदोलन इतना प्रभावी था कि इसने गुजरात में चिमन भाई पटेल की सरकार गिरा दी थी और फिर से चुनाव करने पड़े। मोरारजी देसाई ने ऐसा करके इंदिरा गांधी को बहुत बड़ा झटका दिया, जिन्होंने एक समय मोरारजी देसाई को अपनी सरकार में वित्त मंत्री के पद से हटा दिया था और उन्हें हटाने के 3 दिन बाद इंदिरा गांधी ने देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया था। इस राजनीतिक घटनाक्रम ने तब मोरारजी देसाई को
कमजोर करने का काम किया। और जिस जेपी आंदोलन के बारे में आप पढ़ते और सुनते हैं, वो जेपी आंदोलन गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन के बाद ही शुरू हुआ था। और जब 12 जून 1975 को हाईकोर्ट का इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला आया तो यह आंदोलन और भी आक्रामक हो गया। उस समय जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और राजनारायण समेत कई बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की थी। और 22 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान पर एक विशाल रैली बुलाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस रैली को भी रोकने की बहुत कोशिश की। इस किताब के पेज नंबर 119 पर लिखा है कि 22 जून को इस रैली में शामिल होने के लिए जब जयप्रकाश नारायण पटना से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे, उस दौरान उस फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। और उस समय एक दिन में 2 शहरों के बीच ज्यादा फ्लाइट्स नहीं हुआ करती थी, यानी एक फ्लाइट अगर रद्द हो गई तो अब आप कम से कम 24 घंटे तो वहां से नहीं जा पाएंगे। और इस वजह से जेपी दिल्ली नहीं आ पाए और फिर 22 जून को होने वाली इस रैली को स्थगित करना पड़ा। और फिर यह रैली 3 दिन बाद 25 जून को आयोजित की गई, जिस दिन आधी रात को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया। यह रैली इतनी विशाल थी, इतनी बड़ी थी कि इंदिरा गांधी समझ गईं कि जनता का जो मूड है वो उनके खिलाफ है और अब इसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। तो दिन में जेपी की ये रैली हुई जो इस समय आप देख रहे हैं, और उसके बाद इंदिरा गांधी ने रात को इमरजेंसी की घोषणा कर दी। जेपी की इस रैली में केसी त्यागी भी लोक दल के सदस्य के रूप में उस दिन मंच पर उपस्थित थे। केसी त्यागी आजकल जनता दल यूनाइटेड में है और जी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने इसे जनता के साथ इंदिरा गांधी का विश्वासघात बताया। केसी त्यागी ने आज अपने अनुभवों के आधार पर क्या कहा, क्योंकि उस दिन वो उस रैली में मंच पर मौजूद थे। आज आपको उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि आज ये जब पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, हमने अलग अलग सूत्रों से जानकारी ली है। आज ये रिसर्च करने में केसी त्यागी जी का भी हमें बहुत समर्थन मिला। उन्होंने भी हमारी काफ़ी मदद की है और हमने उनसे खुद ये रिक्वेस्ट की कि वो अपने अनुभव आज आपको सुनाएं। आजकल पूरे यूरोप में, पूर्वी यूरोप में फासिज्म विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार की भीड़, लड़के लड़कियां, उनको सिखाया जा रहा है, वो हाथ में प्ले कार्ड्स लेकर के घूम रहे हैं, डाउन डाउन विद फासिज्म, अप अप विद डेमोक्रेसी। तो ये जो नाजीज़म था, मुसोलिनिज़म था, उसकी तर्ज पे ही इंदिरा जी का था, कोई कम नहीं था। जनता का दिया हुआ जन आदेश गरीबी हटाओ के लिए कैसे अपने परिवार की सत्ता लाने में बदल गया और कैसे डेमोक्रेटिक गांधीवादी आंदोलन को कुचलने के लिए 2 लाख लोगों को जेल में डाल दिया, उनके परिजनों को तकलीफ़ें दी गईं, उनके नखून निकाले गए, जो परिवार के लोग थे उनके साथ मारपीट की गई, सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की सत्ता कायम करने के लिए। राजनारायण जी ने 1971 का चुनाव हारने के बाद याचिका दायर की कि श्रीमती गांधी ने भ्रष्ट तरीके अख्तियार किए हैं, इसने शराब बांटी है, इसने पैसे बांटे हैं, इसने कंबल रजाइयाँ बांटी हैं। और यशपाल कपूर जो OSD टू द प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनके चुनाव के एजेंट भी हैं। ये पिटीशन डाला जाता है। समूचे देश की पार्टियों के नेता, सिविल सोसाइटी के लोग राजनारायण जी का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जून का महीना आता है जब इंदिरा गांधी को बुलाया जाता है विटनेस बॉक्स में। ये भी आज़ादी के बाद की पहली घटना कि कोई प्राइम मिनिस्टर विटनेस बॉक्स में जाता है। और यशपाल कपूर को लेकर के जिस तरह के प्रश्न श्रीमती गांधी से किए जाते हैं, वो उनके संतोषजनक जवाब देने में असफल रहती हैं। उस दिन कोर्ट में श्यामनंदन मिश्रा हैं, मधु लिमय हैं, पीलू मोदी हैं, गवाही में लाल कृष्ण आडवाणी हैं, निजिंग लप्पा हैं, और पूरे देश का तापमान गर्म हो जाता है कि कुछ होने वाला है। जो वकील हैं शांति भूषण जी, उनको जिरह के दौरान ही ये प्रलोभन है कि आप एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बन जाइए और केस से अपने आप को विड्रॉ कर लीजिए। जगमोहन लाल सिन्हा जो जस्टिस फैसला देने वाले हैं, उनको ब्राइब करने का प्रयास किया जाता है। उनका जो टाइपिस्ट है, 3 दिन तक उनके घर पे CID CBCID बैठी रहती है कि आपने क्या टाइप किया है। और अगर मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बहुगुणा जी को भी 4 महीने बाद
इसलिए हटाया जाता है कि तुम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे हितों की क्या रखवाली कर रहे थे कि आपने ये फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट से कैसे आने दिया। ये वो दिन थे, ये वो दौर था। और 12 जून को ही 2 काम हुए। गुजरात का चुनाव के नतीजा आए जिसमें श्रीमती गांधी हार गई, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया जिसमें श्रीमती गांधी हार गई। लेकिन अब नंगा तांडव हिटलर शाही का शुरू होता है। हिटलर जब संसद पे भंग करता है तो अपने घर के बाहर हजारों लाखों की भीड़ बुलाता है, फ्यूरर, कि मैं हूँ जर्मन, मैं बचाऊंगा जर्मन रीस को। ऐसे ही जिस दिन फैसला आता है, युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पर जगमोहन लाल सिन्हा मुर्दाबाद, जस्टिस सिन्हा मुर्दाबाद, CIA मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रति अपनी सॉलिडरिटी एक्सप्रेस करते हैं। सारे राज्यों के गुलाम मुख्यमंत्री आते हैं कि हम आपके साथ हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी कहती है, और हजारों का हजूम रोज आकर के इंदिरा जी की कोठी 1 सफदरजंग रोड के बाहर ऐसी इकट्ठा होता है जैसे बर्लिन में हिटलर के घर के बाहर हुआ करता था। हम इस्तीफा मांगते हैं कि अदालत ने आपको इंडिक्ट किया, आप इस्तीफा दीजिए। उसके संघर्ष के लिए कमेटी बनती है, मुरारजी भाई उसके अध्यक्ष बनते हैं, नानी देशमुख उसके सेक्रेटरी हैं, और 22 तारीख तय हो जाती है जून, रामलीला मैदान में मीटिंग होगी जयप्रकाश नारायण की। लेकिन जेपी को आने नहीं दिया जाता है। पटना की सारी फ्लाइट समूचे देश के लिए बंद कर दी जाती हैं, और 22 तारीख को पटना से जेपी दिल्ली नहीं आ पाते हैं। पटना में 5 जून को पहली रैली हो चुकी थी, और तय हुआ था कि इंदिरा जी इस्तीफा दें। चूँकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की सबसे प्रमुख को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में, रिश्वत के आरोप में जब सत्ता से हटा दिया, अयोग्य घोषित कर दिया, तो उनको अपने पद पे नहीं रहना चाहिए। जो जवाहरलाल की बेटी है, जो गांधी जी के और सरदार पटेल के संरक्षण में पली और बड़ी हुई है, उसको नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। तो जेपी नहीं आ पाए थे सर रामलीला मैदान वाली। 22 जून को जेपी का जहाज ही नहीं उतरने दिया दिल्ली में। तो यहां पर आपने देखा कि उस समय इंदिरा गांधी सिर्फ ये चाहती थी कि वो सत्ता से किसी भी तरीके से चिपकी रहें, और इसके लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। साथ ही यहां पर आपको ये समझने वाली बात है कि जेपी की जो रैली हुई थी दिल्ली में, उसमें 2 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे, और ये भी तब ऐसे में जब 22 तारीख को होने वाली जो रैली थी वो कैंसिल हो गई थी, और फिर 3 दिन बाद 25 तारीख को वो रैली की गई। यानी रैली के लिए लोगों को सिर्फ 3 दिन का समय ही मिला था, जो रैली की अगली तिथि घोषित की गई थी। उस समय ना तो इंटरनेट था, ना व्हाट्सएप था, ना सोशल मीडिया था, ट्विटर, फेसबुक, ये सब कुछ नहीं था। ना ही 24 घंटे के चैनल थे आज की तरह, और ना ही इतनी बड़ी संख्या में अखबार छापे जाते थे। और फिर भी 2 लाख लोग वहां पर अपनी स्वेच्छा से पहुंच गए, और उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर इतना दबाव डाल दिया। इंदिरा गांधी पूरा देश का मूड देखकर समझ गई थी कि अब ज्यादा दिनों तक टिके रहना ठीक नहीं है, और अब तो उनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका था, जिससे अब वो ना तो चुनाव लड़ सकती थी और ना ही प्रधानमंत्री बने रह सकती थी। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गई, और उन्होंने ये कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर वो स्टे ले लें। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत तो दी, लेकिन वो राहत ऐसी थी कि वो उनके किसी काम नहीं आई। आज हम आपको इमरजेंसी की कहानी सुना रहे हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी 23 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, और अगले दिन यानी 24 जून को एक फैसला भी सुनाया था। आज मेरे पास इस फैसले की कॉपी है, और इसमें तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने रह सकती हैं, लेकिन वो ना तो इस दौरान संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेंगी, और ना ही एक सांसद के तौर पर मिलने वाला वेतन उन्हें मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तब इस फैसले को लेकर आगे सुनवाई जारी रखने का भी फैसला तब किया था। हैरानी की बात यह है कि आपको जब आप रिसर्च करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तो मिल जाता है, लेकिन हाई कोर्ट का जो फैसला है जिसमें इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया गया था, वो फैसला नहीं मिलता। और यहां पर मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं, उसमें लिखा है, दिस इज टू से द पिटिशनर विल रिमेन अ मेंबर ऑफ लोकसभा फॉर ऑल पर्पसेस एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट restricted by the para 3 so long as the stay order lasts, but she will neither participate in the proceedings in the Lok Sabha nor vote nor draw
रेम्यूनरेशन इन हर कैपेसिटी एज मेंबर ऑफ द लोकसभा। ना तो वो वोट कर सकती हैं और ना ही लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा ले सकती हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक राहत तो दी लेकिन वो परमानेंट राहत नहीं थी। और इंदिरा गांधी समझ गई कि इस राहत के सहारे वो अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी को बचा नहीं पाएंगी, इसलिए उन्होंने अगले ही दिन फैसला ले लिया और फैसला यह था कि लोकतंत्र को समाप्त करके इमरजेंसी लगाई जाए। इमरजेंसी भारत ही नहीं, कांग्रेस के इतिहास का भी सबसे काला अध्याय है, क्योंकि इमरजेंसी का जब फैसला लिया गया तब कांग्रेस पार्टी में किसी वरिष्ठ नेता से कोई डिस्कशन नहीं किया गया, उस पर कोई बहस नहीं की गई, किसी से कुछ पूछा नहीं गया। इसी के अलावा जो मंत्रिमंडल था इंदिरा गांधी का, उसमें भी बड़े वरिष्ठ लोग थे, उनसे भी इंदिरा गांधी ने एक बार भी कोई डिस्कशन नहीं किया, एक बार भी किसी की राय नहीं ली। उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और सीधे ऐलान कर दिया कि वो इमरजेंसी लगा रही हैं। किसी मंत्रिमंडल के सदस्य को, किसी मंत्री को कुछ नहीं पता था। आज से 20 वर्ष पहले यानी वर्ष 2000 में हमने ऐसे ही इमरजेंसी पर एक खास कार्यक्रम जी न्यूज पर किया था और ये बात हम आपको आज बताना चाहते हैं कि इमरजेंसी जो है इसे भूलना नहीं चाहिए। और इस काम में जी न्यूज अपना कर्तव्य आज से नहीं, पिछले 26 साल से लगातार निभाता आ रहा है। हर साल हम लोगों को इमरजेंसी के बारे में अवगत कराते हैं और उन्हें बताते हैं कि देखिए कैसे 1975 में लोकतंत्र की हत्या हुई थी। हमारे युवाओं को भी पता चलना चाहिए कि तब क्या हुआ था, ताकि वो आगे चलकर लोकतंत्र की रक्षा कर सके। तो आज से 21 साल पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी तब जी न्यूज के इसी स्टूडियो में आए थे और तब मैंने ही उनसे इमरजेंसी के मुद्दे पर बात की थी और उन्होंने कैसे इमरजेंसी पर अपना बचाव किया था, कांग्रेस का बचाव किया था या कह लीजिए कि पक्ष रखा था, वो आज आपको सुनना चाहिए। प्रेस सेंसरशिप, जजों के तबादले, स्टरलाइजेशन, इस सब का कुछ एक्सप्लेनेशन है कांग्रेस पार्टी के पास? मैं तो बताया, जो इमरजेंसी इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन and naturally its impact would be extraordinary. It is not a normal situation, and that's why the decisions were also not normal. They were also abnormal. No, it's not that point. You are talking. Whenever there is an emergency situation, in that emergency situation, there are certain impact on the fundamental rights, on the functioning of the judiciary, on the functioning of other various organizations. Therefore, it is not correct to compare an ordinary situation with an extraordinary. हम बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि उस समय आप कन्विंस थे, अब 25 साल बाद आपको ऐसा लगता है कि वो एक फैसला गलत था, हर तरफ उस फैसले की आलोचना हुई? Look, this debate took place immediately after people also gave their verdict. It is still a debatable issue, there is no doubt in it. And there are somebody who feels that it was not the correct decision. Somebody feels that it may not be correct decision, but it was an inevitably necessary decision. So far I am concerned, I cannot just sit on value judgment from the hindsight. But this much I can tell, that at that point of time, what was considered to be necessary was being done. And what happened after that, it was not less than इमरजेंसी एक्सेसेस। मिस्टर मुखर्जी, सच्चाई ये है कि उस समय प्रेस सेंसरशिप हुआ, हजारों लाखों लोगों को जो है उनकी स्टाइलाइजेशन हुआ, प्रताड़ित हुए, लेकिन जो ये फैसला करने वाले थे उनमें से इनफैक्ट किसी भी का भी कुछ हुआ नहीं, बाद में किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। शाह कमीशन ने आपके बारे में भी लिखा है कि आप उस समय रेवेन्यू एंड बैंकिंग मिनिस्टर थे, आपने भी अपनी पावर्स का मिसयूज किया। बिकॉज जस्टिस शाह केम टू द कंक्लूजन टोटली ऑन अ डिफरेंट एरोनियस रीडिंग। One point I would like to point out that the whole procedure of Justice Shah was challenged by me in the High Court. And High Court gave its verdict. The then Janata Party government did not go for appeal against it, and that is the law of the land. That the way Justice Shah conducted Shah Commission, the procedurally, it was totally wrong, and that is the law of the land. That plea has been taken by umpteen number of persons later on. Mr. Mukherjee, so if you follow a wrong procedure and thereafter you come to certain conclusions, you cannot hold the people guilty. You agree that Sanjay Gandhi became a sort of extra constitutional authority that time and he used to instruct cabinet ministers. Did he ever instruct you also?
Even in that report of Justice Shah Commission, I said, though he did not believe it, if somebody goes through the report, it is such a perverted report that whatever he has his conclusion that certain people are to be found guilty. Therefore, whoever spoke against them, he gave credibility to that. Whoever spoke in favor of them, they are completely discarded. एक पूरा चैप्टर आप इमरजेंसी के ऊपर लिखने वाले हैं? बिल्कुल, या लिख चुके हैं? है, लेकिन let us wait, let us not divulge it. तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी उस समय इंदिरा गांधी के कैबिनेट में रहे थे और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके ऊपर कमीशन तो बहुत बैठे, लेकिन कभी भी उस दौरान संविधान को तोड़ने के लिए, भारत में लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, करोड़ों लोगों के हितों को और उनके अधिकारों को छीनने के लिए कभी भी भारत में उसके बाद किसी को कोई सजा नहीं हुई, किसी को दोषी नहीं ठहराया गया, किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सोचिए, इतनी बड़ी बात हो गई लेकिन किसी के ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर वर्ष 1971 से लेकर इमरजेंसी तक के समय का आकलन किया जाए तो पता चलता है कि इंदिरा गांधी को कई बातें परेशान कर रही थी और वो किसी भी कीमत पर अपने इस गांधी नेहरू परिवार की विरासत को खत्म नहीं होने देना चाहती थी, या कह लीजिए कि अपनी सत्ता को छोड़ना नहीं चाहती थी, और इसके लिए उन्होंने देश के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आजकल आप कांग्रेस के कई नेताओं को यह कहते हुए सुनते होंगे कि भारत में संविधान खतरे में है और भारत में आज़ादी खतरे में है, भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में है, लेकिन सच्चाई यह है कि इंदिरा गांधी ने इस संविधान को एक कागज़ का टुकड़ा बनाकर रख दिया था और संविधान की आत्मा को भी मारने का काम किया था। इंदिरा गांधी ने 1971 से 1976 तक भारत के संविधान में 24 से लेकर 39 तक संशोधन किए और उस समय कहा जाता है कि इंदिरा गांधी धीरे धीरे संविधान को ही बदलने लगी थी और वो सीधे ही अपना संविधान एक तरीके से बनाने की कोशिश कर रही थी। तो लोग ये कहते थे कि फिर आप अपना ही संविधान बनाकर क्यों नहीं लागू कर देती। 25 जून 1975 की आधी रात को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी के घोषणा पत्र पर दस्तखत करा लिए और उस समय के एक अखबार ने इस घटना पर एक कार्टून प्रकाशित किया था जिसकी काफी चर्चा रही थी। आज हम आपको वो मशहूर कार्टून दिखा रहे हैं। इसमें फखरुद्दीन अली अहमद एक बाथ टब में नहा रहे हैं और नहाते नहाते ही आधी रात को उनके पास अध्यादेश आया और उस अध्यादेश पर वो अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं। इससे पता ये चलता है कि उन्होंने ना तो उस अध्यादेश को ठीक से पढ़ा, ना ही उस पर अपनी कोई राय लिखी, ना ही उसे रोकने की कोशिश की और ना ही उसे वापस इंदिरा गांधी को भेजा कि वो एक्सप्लेन करें, बल्कि उन्होंने बहुत ही कैजुअल तरीके से उस पर हस्ताक्षर कर दिए क्योंकि आदेश इंदिरा गांधी की तरफ से आया था। फिर इसके बाद जानते हैं क्या हुआ। रात में आधी रात को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए। सुबह 6 बजे इंदिरा गांधी ने अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। मंत्रिमंडल में जो लोग थे, मंत्री थे, किसी को भनक तक नहीं थी कि क्या होने वाला है। मंत्रिमंडल की बैठक में इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रियों को बताया कि वो इमरजेंसी लगा रही हैं और इसके बाद वो सीधे ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो जा रही हैं और वहां पर वो ऑल इंडिया रेडियो पर यानी रेडियो पर ये ऐलान कर देंगी कि आज से देश में आपातकाल लागू किया जा रहा है। और आज यहां इमरजेंसी पर हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है। कल हम आपको बताएंगे कैसे भारत में इमरजेंसी लागू होने के बाद भारत में मीडिया, फिल्म जगत, पत्रकार सबका दमन किया गया और कैसे इंदिरा गांधी का रिमोट कंट्रोल उनके पुत्र संजय गांधी के पास चला गया। और आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले कि हम कल जब आपको दूसरा हिस्सा दिखाएंगे इस सीरीज का, आज हम आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाना चाहते हैं। ऐतिहासिक ऑडियो क्लिप है। 26 जून 1975 को सुबह ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर जाकर इंदिरा गांधी ने कैसे इमरजेंसी की घोषणा की थी। आज आप इस क्लिप को सुनिए और फिर यहां से हमारा दूसरा एपिसोड शुरू होगा कल रात 9 बजे। ये आकाशवाणी है। अब आप प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का राष्ट्र के नाम संदेश सुनिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about.
I am sure you are all conscious of the deep and widespread conspiracy which has been brewing ever since I began introducing certain progressive measures of benefit to the common man and woman of India. तो ये इंदिरा गांधी का उन्हीं की आवाज में ऐतिहासिक ऐलान था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.